अब हम तीसरी चीज डिस्कस कर रहे हैं, क्या तीसरा टॉपिक, पर्सनैलिटी क्या है? शख्सियत। कैसा मैं सोचता हूं, कैसा मैं बात करता हूं, मेरे उठने बैठने का अंदाज, मेरे क्या एक्शंस हैं, मेरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं जज्बाती हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मैं जो हूँ जल्दी इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है, मेरी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ठीक है। हाउ वुड आई रिएक्ट टू अ सर्टेन सिचुएशन, हाउ वुड आई रिएक्ट, हाउ वुड आई बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन इज माई पर्सनैलिटी, ठीक है। सही है मुबशिर भाई, सीरियसली गौर से सुने, सही है भट्ट साहब? मैं कैसा बिहेव कर रहा हूं, मैं कैसा एक्ट कर रहा हूं, मैं दूसरे के बारे में क्या सोचता हूं, ये मेरी शख्सियत है। इस चीज को डिस्कस करने से पहले अब आप अपने दिमाग में किसी ऐसे बंदे का ख्याल लेकर आए, किसी ऐसे बंदे का ख्याल अपने दिमाग में लेकर आए जिससे आपको नफरत है, या जिसने आपको तकलीफ दी है, यू हेट दैट पर्सन। दैट कुड बी अ पॉलिटिशियन, दैट कुड बी योर फैमिली मेंबर, दैट कुड बी योर सिबलिंग, दैट कुड बी एनीबडी जो आपको पसंद नहीं है, यू हेट दैट पर्सन। सही है, जिसने आपको तकलीफ दी है, जिसने आपको हर्ट किया है, जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, उस इंसान को अपने दिमाग में ले आए। एक्स पर्सन को आप अपने दिमाग में लेके आ गए, आप ले आए, मुझे बताना नहीं है, ले आई। वो शहरी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सब ले आए, कोई ना कोई बंदा ले आए। यू मतलब ये वो टॉप लिस्ट पे बंदा है, यू डोंट लाइक दैट पर्सन। सही है, ले आए दिमाग में, ले आए। कोई ऐसा जिसने किसी का भी दिमाग में नहीं लाया? तू मुझे ले आ, मुझे ले आ दिमाग में। सही है, ले आओ, ठीक है, सही है। फरहान ले आए। अब एक इंसान बस वो दिमाग में लेके आके रख लें, उसको एक दिमाग के गोशे में बिठा लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक इंसान की शख्सियत को मैं समझना चाहता हूं। ये उमर बिलाल है, ठीक है, ये मैं हूं। मेरी शख्सियत कैसे बनी? मेरे माहौल से। शख्सियत आपकी किससे बनती है? माहौल से बनती है। पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ योर एनवायरनमेंट। सब अग्री करते हैं या इसकी भी साइंस में मैं जाऊं? ये तो सबको पता है ना कि शख्सियत, ये तो पढ़ा भी होगा आपने और एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं। बट साहब, शख्सियत आपकी कैसे बनती है? आपके माहौल से बनती है। तो अब उमर बिलाल की ये शख्सियत है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। मेरे माहौल में कौन कौन लोग होते हैं? मेरे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, ठीक है ना। मतलब मेरे माँ बाप, फिर मेरे माँ बाप से निकले हुए रिश्तेदार, पहला ये सर्कल हो गया। अब मैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स या कलीग्स। स्कूल जाएगा बच्चा, फिर कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, फिर ऑफिस जाता है, फिर कब्रिस्तान जाता है, ठीक है। कहने का मकसद कि ये एक ही उसमें आ जाएंगे। फिर मैं शाम का टाइम अपना जिम में गुजार रहा हूँ, स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, ठीक हो गया। मैं अपनी उसके अलावा ओवर टाइम कर रहा हूँ, कोई भी चीज़, मतलब ऐसी कोई समझो कि यहाँ पे मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में, ससुराल, शादीशुदा लोग, उधर चला गया, एक्सटेंडेड फैमिली। अब मेरा मीडिया, मतलब कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, फ़ोन इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहने का मकसद, एनवायरनमेंट आपकी वो जगह है जहाँ पे आप अपने 24
घंटे गुजार रहे हैं। ऐसा ही है, एक इंसान अपने 24 घंटे इन एनवायरमेंट्स में, इन फैक्टर्स, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जहां पे मैं अपने 24 घंटे गुजारता हूं, इन्हीं लोगों में गुजार रहा हूं ना। माँ बाप, बहन भाई, अब कोई बंदा घर में बैठा हुआ है तो वो इन्हीं में गुजार रहा है, बस 3 लोगों में, वो यहां नहीं निकल रहा। मतलब मैक्सिमम यही है ना किसी भी इंसान का, यही हो सकता है। मेरी पर्सनैलिटी किससे बनी है? इस एनवायरनमेंट से बनी है। ऐसा ही है, किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी उसके माहौल से बनती है। अच्छा, मां के पेट से जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो हरामखोर होता है या वो गुनाहगार होता है या वो चीटर या फ्रॉड होता है? अब जो भी बंदा आप अपने दिमाग में लेकर आए थे, अज्यूम करें वो अपनी मां के पेट में पैदा हुआ है, बाहर निकल आया, वो दुनिया में आ गया। अब वो अपने 0 to 7 में है, 0 के अंदर है। पहले तो ये बंदा अपने 0 में है। इस बंदे ने बड़ी एज में पहुंच के आपको तकलीफ पहुंचाई है ना, तकलीफ पहुंचाई है ना आपको, तभी उसकी तकलीफ पहुंचाने से आपको हर्ट किया उसने, तभी आपने उसका जहन में लेकर आए। जब वो पैदा हुआ था तो वो मासूम था कि नहीं? मासूम था, मासूम था। पैदा हुआ मासूम था या पैदा होते ही उसने आपको तकलीफ दे दी? मासूम था। अब अगर उसने आपको 30 साल, 35 साल, 40 साल की एज में आपको तकलीफ दी है, आपको गालियां दे दी, आपको मार दिया, पीट दिया, वो पॉलिटिशियन आपका फ्रॉड कर गया, धोखा कर गया, कोई भी बंदा, तो वो अपनी शख्सियत की बेसिस पे उसने आपके साथ वो अमल किया। ऐसा ही है। वो उसकी शख्सियत कैसे बनी? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बेचारा कसूरवार नहीं है, ये अपने माहौल की जद में आ गया? नहीं। अच्छा देखो, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप इसको माफ कर दें, मैं ये नहीं कह रहा, अभी आप उधर ना जाएं। आप लोगों को खुद अभी रियलाइज होना शुरू हुई है एक कहानी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे तकलीफ दी, इसने मेरे साथ फ्रॉड किया, धोखा किया, कुछ भी इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, ये बेचारा तो मां के पेट से मासूम पैदा हुआ था, ये अपने माहौल की जद में आ गया। जो इसने माहौल से सीखा वही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। अब मेरे 0 to 7 में चले जाओ, मैं आज आपको तकलीफ दूं, हर्ट करूं, नुकसान पहुंचाऊं, तो मैं क्या मां के पेट से आपको तकलीफ देने वाला पैदा हुआ था? नहीं, मैंने अपने माहौल में लोगों को फ्रॉड करते देखा, चीट करते देखा, धोखेबाजी करते देखा, मैंने नेगेटिविटी ली अपने पूरे माहौल से, तो मेरी शख्सियत 35 साल की उम्र में, 30 साल में इतनी गंदी बन गई कि अब मैंने लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। तो अगर कोई इंसान किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या वो मां के पेट से निकला हुआ था, गुनाहगार था, या वो अपने माहौल की जद में आ गया? बेचारा आ गया। क्या मैं कह सकता हूं मेरी बहन कि वो अपनी माहौल की जद में आ गया? कह सकता हूं? कौन कह रहा है कि माहौल की जद में नहीं आया? आया ना? कैसे, क्या? हाँ बताओ। अच्छा, 0 जब तुम पैदा हुए थे तो खुद पिच्ची पॉटी करने जाते थे? बड़े, मैं 0 to 7 में पूछ रहा हूं, तुमने जो सीखा वही तुम्हारी रिफ्लेक्शन होगी ना। साइंस क्या कह रही है? 0 to 7 क्या था कि जो तुमने सीखा, एब्जॉर्ब किया कॉन्शियस माइंड से, वही रिफ्लेक्ट करोगे ना अगली जिंदगी में। तुम गन्ने की जूसर मशीन में गन्ना जाएगा तो जूस किसका आएगा? सेब जाएगा तो, ऑरेंज जाएगा तो। अब तुमने अपने एनवायरनमेंट से ली ही नेगेटिविटी है, तो तुम क्या पॉजिटिव निकालोगे बाहर? गंद खाओगे तो नीचे से गंद निकलेगा ना। बताओ बताओ, पिज्जा खाओगे तो क्या निकलेगा नीचे से? पिज्जा ही निकलेगा ना। अच्छा नहीं, पिज्जा खाओगे तो केएफसी निकलेगा? नहीं ना, पिज्जा खाओगे तो पिज्जा ही बाहर आएगा ना। कहने का मकसद है, तुम घास फूस खाओ तो क्या आएगा? भट्ट साहब के मतलब की बात है। पराठे खाओगे तो, कहने का मकसद है कि मैंने 0 to 7 में अपने नेगेटिविटी एब्जॉर्ब की,
तो मैं वही रिफ्लेक्ट कर रहा हूं ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बंदा जो आज मेरे साथ जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, ये तो अपने माहौल की जद में आ गया, माहौल की जद में आ गया ना। ये तो बेचारा, इसके पास तो अपना इख्तियार ही नहीं था। इसको जो 0 to 7 में पट्टी पढ़ाई, इसने वही सीख ली। आज जो है ये क्या कर रहा है, वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये तो अपने कंट्रोल में ही नहीं है। आज एक बच्चा आपके पास इधर पैदा हो, आप उसको इधर उधर किसी शहर के कोने में डाल दें, वो वही लैंग्वेज बोलेगा। आप पंजाब भेज दें, पंजाबी बोलेगा, सिंध भेज दें, सिंधी बोलेगा, KPK भेज दें, पश्तो बोलेगा, अमेरिका कनाडा बोल दें, अंग्रेजी बोलेगा। वो US एक्सेंट में बात करेगा, बरतानिया भेज दें, UK एक्सेंट में बात करेगा। बच्चा वही है, जबान उसकी तब्दील हो गई। हमारे रिश्तेदार अगर बाहर जाते हैं तो उर्दू उनकी अच्छी होती है, हमारी जैसी होती है, उनका वैसे ही एक्सेंट हो जाता है ना। इसका मतलब उनके तौर तरीके किधर से वो पकड़ रहे हैं, माहौल से। माहौल हमारी शख्सियत बना रहा है। माहौल में अच्छाई मिलेगी तो क्या होगा बंदा, अगर माहौल में बुराई मिलेगी तो बंदा क्या होगा, बुरा। तो अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बंदा जिससे आपको नफरत थी, जिसने आपको तकलीफ पहुंचाई, हर्ट किया, ये अपने माहौल की जद में आ गया। ये तो मासूम था, ये अपने माहौल की जद में आ गया। ये अपने इख्तियार में ही नहीं था। इसको जो पट्टी पढ़ाई बेचारा, ये वो अमल कर गया। तो क्या आपके दिमाग में यहां तक की डिस्कशन सुन के इसके बारे में नरम गोशा पैदा हो रहा है? हुआ है ना कुछ ना कुछ। अगर ये इस एंगल से आप देखें, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं यहां तक की डिस्कशन से पूछ रहा हूं, न्यूट्रलिटी के हिसाब से आप बताएं। अगर आप इस थ्योरी की बेसिस पे पूछे कि 0 to 7 में इसको जो गन दिया, ये तो वही रिफ्लेक्ट कर रहा है ना। इसने गन खाया था 0 to 7 में, अब ये वही उलट रहा है, वो गन मेरे पे उलट रहा है। इसने अपने माँ बाप को गालियां देते सुना तो आज मुझे गालियां दे रहा है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। बचपन में स्कूल में बच्चे कहते थे ना, अपने माँ बाप की तरबियत जाहिर ना करो। सुनिए ना ये बात, अपने अखलाक दुरुस्त रखो तो अपने माँ बाप की तरबियत जाहिर कर रहे हो। समझ आई उसकी क्या रीज़न है? कि जो तुमने माहौल से लिया वही रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो क्या इस बंदे के बारे में आपको नरम गोशा पैदा हुआ? सच्चाई के साथ बताएं, कुछ ना कुछ नरम गोशा पैदा हुआ? बताएं ना जी, बताएं। थोड़ा बहुत, ठीक है, हुआ कुछ ना कुछ पैदा हुआ। अच्छा भट्ट साहब, नरम गोशा पैदा हुआ। अच्छा, आपने बोला इसका मतलब, और गेम असल 0 to 7 में है, और 0 to 7 में बच्चा कहाँ होता है, यहाँ पे और यहाँ पे होता है। स्कूल कॉलेज तो वो नहीं जा रहा है ना। स्कूल कॉलेज में बेचारा 1 आध 2 घंटे जाएगा, मेजर पोर्शन वो कहाँ गुजार रहा है, और मीडिया के ऊपर, और मीडिया से इसके। अब आपने बोला कि यार मैं ये देखता हूं, अब पॉइंट क्या है? आपने बोला उस्ताद ये बंदा तो चलो मासूम है, माना। अब आप ये चाहते हैं कि मैं ये डायग्नोस करूं कि ये अगर हराईपन कर रहा था मेरे साथ, इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, ये तो मासूम था, इसको किसने बिगाड़ा, इसको किसने खराब किया? तो आपकी बंदूक की निशाना किस पे जाएगा? पेरेंट्स पे। यार सिबलिंग्स तो बेचारे खुद माँ बाप से ही सीखेंगे ना, तो ये बेचारे भी कट गए। रिलेटिव्स किससे रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे यानी मेजर कसूर गेम जो है ना इस बंदे की गड़बड़ का ये है। कहते हैं ना, लड़की से शादी करनी है तो उसकी माँ को देखो। कहते हैं क्यों कहते हैं? लॉजिक समझ आ रही है? माँ बाप को देखो, ठीक है। अब यानी मैंने पहला स्टेप तय किया। मैंने बोला ठीक है, ये एक्स बंदा तो मासूम था, असल गड़बड़ जो है ना वो इसके माँ बाप की है। इसके माँ बाप का गड़बड़ है सारी, जो इसकी तरबियत की है, माँ बाप इसके कसूरवार है। ठीक है, यहां तक हम आ गए यहां तक। आपने बोला ये पॉलिटिशियन आज मेरे साथ ज्यादती कर रहा है। ये बेचारा तो लड़का है, बच्चा है, इस बेचारे के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। ठीक है, ये कसूरवार नहीं है, ये तो जब बच्चा था तो इसने गंदी सीखा होगा।
अब उस पॉलिटिशियन को आपने बोला ये तो मासूम है, अब नरम गोशा मेरे लिए इसके दिल में पैदा हो गया। मैंने बोला असल मकसद इसके बाप माँ बाप का है, ये कसूरवार है। अब मैंने इनके माँ बाप को उठाया और इधर डाल दिया। अब मैं इसके माँ बाप को स्टडी कर रहा हूं। जिस बंदे को आप दिमाग में लाए थे उसके माँ बाप को स्टडी कर रहे हैं। इसके माँ बाप की अगर ये शख्सियत बनी जिससे इन्होंने अपने बच्चे की खराब करी। इसके माँ बाप जब 0 to 7 में थे वो क्या थे? है यार, इतनी हिस्ट्री नहीं पता होगी तो ये तो पता है ना कि उसका 0 to 7 में जो बना उसी से बना ना। जब इसके माँ बाप भी तो पैदा डायरेक्ट 40 साल का पैदा हुआ था माँ के पेट से, बच्चा था ना, वो भी बच्चा था ना। अब उसके माँ बाप जिधर से उसने गंद सीखा है उसके माँ बाप को आप स्टडी कर रहे हैं, तो उस बच्चे को जब आप स्टडी करेंगे उसके माँ बाप को, तो उनके माँ बाप क्या निकलेंगे? मासूम। इसका मतलब इसका बाप कसूरवार नहीं है, उसका दादा कसूरवार है। फिर दादा को स्टडी करेंगे तो पता चलेगा परदादा। अच्छा, ये चेन कहां तक जाएगी? ऐसे तो कोई कसूरवार होगा ही नहीं। ऐसे अब सुने, बेहतरीन सुनो सर वहीं आ रहे हैं। ये चेन पता है कहां जाके रुकेगी? ये चेन जाके रुकेगी इब्लीस के ऊपर। ये बड़े बड़ों से आपने नहीं सुना होगा, मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं इसकी। सुने बात, सुनो। आप ये बोलोगे ये चेन कहां रुकेगी? बेटा कसूरवार नहीं, बाप नहीं, दादा नहीं, परदादा, 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 ये तो चेन चलती जाएगी। ये चेन कहां रुकेगी? इब्लीस पर जाकर। कैसे? जब अल्लाह ने इब्लीस को हुक्म किया आदम को सजदा करो, उसने बोला मैं नहीं करता, मना कर दिया, मैं नहीं करता। अल्लाह ने बोला गेट लॉस्ट, आउट कर दिया। जब उसको निकाला तो उसने ये बोला कि मुझे मोहलत चाहिए, जिसकी वजह से तूने मुझे निकाला है मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। और कुरान क्या कह रहा है? उसने मोहलत मांगी, अल्लाह ने मोहलत दी, और वो उस दिन से तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अल्लाह ने तुम्हें यह मैसेज दिया, उसने आदम को बहकाया, आदम को जमीन पे ले आया। अब अल्लाह ने क्या कहा कि जो तुम्हें फॉलो करेगा मैं दोज़ख को, जहन्नुम को तुम्हारे जैसों से भर दूंगा, और तुम्हारे काउंटर के ऊपर मैं अपने पैगंबरों को भेजूंगा जो मेरा मैसेज लेकर आएंगे। जो उनकी बात मानेगा यानी मेरा मैसेज मानेगा, मैं जन्नत उनको कर दूंगा। ये चेन स्टार्ट कहां से होती है? इब्लीस के इनकार से। और ये चेन खत्म कहां होगी? आपके ऊपर आज खत्म हो गई, क्योंकि आपको ये मैसेज आज मिल गया। अब आपके पास ये एक्सक्यूज, इस डिस्कशन करने से पहले तक आपके पास एक्सक्यूज थी अगर आपने किसी को तकलीफ दी, क्योंकि आपको पता नहीं था कि आप इब्लीस के हाथों में खेले जा रहे हैं। नाउ यू नो द रियल रीजन। अब आपकी माफी नहीं है। आप सबको आज मैंने अपने साथ गुनाह में अब शरीक कर लिया, मुश्किल में डाल दिया आपको मैंने ये बता के साइंस। जब तक आपको ये नहीं पता थी आप लोग की पकड़ नहीं होती। आपको ये साइंस पता चल गई। ये हुक्म है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को मैसेज पहुंचाना कि हक बात उस पर जाहिर कर दो, बता दो। ये काम था मेरा कि अबू लहब गुनाहगार नहीं था, अल्लाह के नबी ने आके उसको हक मैसेज पहुंचाया, मैसेज पहुंचा दिया। इसका मतलब तुम्हें मैसेज मिल गया। अब अगर तुम नहीं मान रहे तो तुम अपनी हठधर्मी पे हो। पॉइंट समझे? जब तक अबू लहब के पास मैसेज नहीं था उसकी पकड़ नहीं थी। अब उसके पास मैसेज आ गया, उसने नहीं माना, अब वो फंसा जाएगा ना। नहीं तो वो रिएक्ट तो जिस बेस पे करेगा वो तो उसका सबकॉन्शियस। अब सुने, अब वो देखो, वो रिएक्ट जिस बेसिस पे कर रहा है वो उसके सबकॉन्शियस से उसका नेगेटिव बना हुआ है जहन, लेकिन रियलिटी तो मैंने उसको दिखाई है ना। वो अपनी एक्चुअल में अगर गौर करोगे तो वो अपने नफ्स की वजह से, क्या कुरान ये नहीं कह रहा कि ये तुम्हें जानते हैं, पहचानते हैं कि तुम सही कह रहे हो। जो गलती पर होता है ना बंदा, इनर उसका जो कॉन्शियस होता है ना, वो बता रहा होता है कि मैं गलत हूं। वो अपनी हठधर्मी की बेसिस के ऊपर एक्नॉलेज नहीं करता। और अगर तुम्हारे अंदर ये वाली हठधर्मी है, इसको मैं बोलते हैं ईगो एरोगेंस। इस ईगो एरोगेंस ने तो आपको कहां कर दिया? निकाल दिया ना बाहर। पॉइंट समझा?
पॉइंट समझ में आई? तो ये वादा इब्लीस लेकर निकला हुआ है कि ये जिसकी वजह से मुझे जन्नत से निकाला है, मैं इसको अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊंगा। और ये मैसेज अल्लाह आपको पहले से बता रहा है, कुरान में बता दिया। आदम इब्लीस का वाकया कुरान में 7 दफ़ा जिक्र हो गया। 7 दफ़ा एक चीज़ जो जिक्र हो रही है कुरान में, इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है। वरना एक टॉपिक एक दफ़ा डिस्कस होगा। औरतों के जो एकामो मसाइल हैं, जो आपके पर्दे का मामला है, वो सूरह निसा में जिक्र हो गया ना। वो बार बार तो नहीं चल रहा, 7-8 जगह तो नहीं चल रहा। आदम इब्लीस का वाकया 7 जगह आ रहा है। इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है। आपको बताया जा रहा है कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब तुम्हें सारी स्टोरी बता दी और तुम उसके ऊपर हट धर्म रहो, तो क्या होगा? अब तुम कसूरवार हो। पॉइंट समझे? सो इस डिस्कशन के बाद क्या आपका अगले को देखने का जाविया थोड़ा सा तब्दील हुआ? पिक्चर तब्दील हुई? पूछें। अगर जिस बंदे की हम बात कर रहे हैं, हाँ कि वो 0 to 7 में मासूम था, हाँ उसने आगे अडॉप्ट करके उसी चीज को रिफ्लेक्ट किया। हाँ, उसको भी तो ये मैसेज पहुंचा है ना, अगर वो मुसलमान है। अब उसको ये मैसेज अगर पहुंचा होता इस तरह से, और उसके बाद वो हठधर्मी पे रहता, तो वो पकड़ में आता। इस तरह से उसको मैसेज नहीं पहुंचा, नहीं पहुंचा मैसेज। ये मेरा विजन, ये मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझसे ये काम ले। एक सवाल है ना, अब सुने, अभी सवाल छोड़ दें, ठीक है? आपके सवाल अभी रुक जाएं, रोक लें। ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी इस प्लेटफॉर्म से ख्वाहिश है कि हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। अब सुने क्या है। वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान खसारे में, इल्लल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, अमले साले किए, वतवासौ बिल हक़ की वतवासौ बिस सब्र, हक बात की तलकीन करी और सब्र किया। ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको ये मैसेज इस तरह से डिलीवर करता, और ये आपका हक था कि आपको एक मुसलमान से ये मैसेज सुनने को मिलता। ये हर मुसलमान का एक दूसरे के ऊपर फ़र्ज़ और हक है। फ़र्ज़ मतलब ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको ये मैसेज दूं, और हक क्या है कि आप, राइट है आपका कि मैं आपको, आप मुझसे सुने, और यही एक दूसरे के लिए, ये हमारा काम है एक दूसरे के साथ। इसीलिए मुसलमानों को अल्लाह ने वो फजीलत दी है इस उम्मत को, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो नबियों और रसूलों का काम था, कि एक दूसरे को गाइड कर रहे हैं, सीधे ट्रैक पर लेके आ रहे हैं। तो हमारा आपका काम क्या है कि हम और आप ये मैसेज लोगों को उस तरीके से पहुंचाएं जिस तरीके से वो सुनना चाहते हैं। हमने पहुंचा दिया, वो नहीं हो रहा सीधा, कोई मसला नहीं है, हम तो सीधे हो सकते हैं। मुझे अपनी कब्र में उसका जवाब देना है। यहां पे अब एक मैसेज सुने, यहां तक बात समझ में आई? अब मैं आपको इसकी, खड़े हो जाओ तैमूर, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब गौर से ये बात सुने। हज़रत आयशा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर पाक, आपकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ दे दिन कौन सा है? तकलीफ़ दे दिन आपकी पूरी ज़िंदगी का, हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले की बात है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताइफ का। कौन सा दिन? ताइफ का तकलीफ दे दिन। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट बैक करें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। वो तकलीफ दे दिन नहीं है जब मुझे ख़बर मिली वालिद की। 6 साल की उम्र के अंदर अपनी वालदा के साथ सफ़र पर हैं। 6 साल का किसी का बच्चा है, या कज़न या किसी ने देखा 6 साल का बच्चा कैसा होता है? किसका बच्चा है 6 साल का? 6 साल की उम्र में आप अज्यूम करें उसका बाप ना हो, और आपके साथ वो बच्चा सफ़र पे जाए और आपका भी इंतकाल हो जाए, और आपके सामने आप बच्ची के सामने आपको दफन किया जाए, और आपके साथ जो आपके हो वो उनके साथ वापस आए। बच्चा ये अमल देखे अपने सामने, 6 साल का बच्चा। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती थी जब तक मेरा बच्चा नहीं था। अब 6 साल का मेरा बेटा हुआ है ना इस साल, अब मुझे रियलाइजेशन है कि 6 साल का बच्चा कितना कॉम्पिटेंट और समझदार होता है।
उसके सामने उसकी वालिदा का इंतकाल करती हैं, उनको दफनाया जाता है और वो वापस आते हैं। बाप वालिद साहब का इंतकाल, फिर वालिदा का इंतकाल, फिर कौन परवरिश में लेता है? दादा, दादा का इंतकाल, तीसरा इंतकाल, फिर कौन परवरिश में लेता है? चचा। जिस साल चचा का इंतकाल उसी साल हज़रत खदीजा का इंतकाल। और हज़रत खदीजा वो है कि उनके ऊपर अल्लाह जिब्राइल को भेज के बोलता है कि अल्लाह, जिब्राइल आके फरमाते हैं कि भाई अल्लाह पाक आप पर सलामती भेज रहा है। हज़रत खदीजा की वो पर्सनैलिटी है कि अल्लाह सलामती भेज रहा है हज़रत खदीजा के ऊपर। अब उनका मकाम, उनका मर्तबा क्या होगा, आप सोचें, क्या उनकी शख्सियत, पर्सनैलिटी होगी। मैंने जब ये सीरत हज़रत खदीजा की सुनी है, इसके ऊपर मैंने अपनी बेटी का नाम खदीजा रखा। ठीक है, मैंने इस निस्बत से नाम रखा। ठीक है, मुझे जब मेरी वालिदा का नाम फातिमा तो ज़ारा है। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि यार, क्योंकि इसके ऊपर मैंने हदीस सुनी कि 3 ख़वातीन ने अपने ईमान को कामिल तरीन दर्जे तक मुकम्मल किया। पिछली उम्मतों में हज़रत आसिया, फ़िरौन की बीवी, हज़रत ईसा की वालिदा हज़रत मरियम, और इस उम्मत में हज़रत खदीजा, अफजल तरीन खातून, जिनको अल्लाह ने अपने नबी की ज़ौजा के तौर के ऊपर चूज़ किया। तो कोई पर्सनैलिटी होगी। उनका इंतकाल उसी साल होता है जिस साल अबू तालिब का इंतकाल होता है, चचा का इंतकाल होता है। ठीक है, वो भी तकलीफ़ दे दिन नहीं है, वो भी तकलीफ़ दे दिन नहीं है। फिर हज़रत हमज़ा का जिस दिन कलेजा निकाल के काट के चबाया जाता है हिंदा की तरफ से, वो भी तकलीफ़ दे दिन नहीं है। तकलीफ़ दे दिन है, उस एक्सट्रीम का नहीं है। ओहद के अंदर, अच्छा, बदर के अंदर, बदर के मकाम पे वो मामला होता है कि अल्लाह आपको कैसे ब्लेस करता है कि फ़रिश्तों के थ्रू आपकी मदद करवाता है, जिसका जिक्र सूरह अनफाल में भी आ जाता है कि फ़रिश्ते अल्लाह भेज के आपकी मदद करवाता है। इतनी सक्सेसफुल विक्ट्री आपकी होती है 13 साल की मक्की दौर की ज़िंदगी के बाद होती है। जब बदर के बाद आप पहला कदम वहाँ ठहरने के बाद जब आप मदीना में दाखिल होते हैं, अभी सक्सेसफुल इवेंट है, हम सक्सेसफुल इवेंट के बाद जब अपने घर दाखिल हों, खुश है ना, खुशी का माहौल है कि अल्लाह ने हमें ये फ़तह दी है। पहली ख़बर पता है हुजूर को मदीना एंट्री पे क्या मिलती है? आपकी बेटी हज़रत रुकैया जो हज़रत उस्मान के अक़द में थी, इंतकाल करने। ठीक है, अब हज़रत रुकैया को जाके ख़ुद अपने हाथों से दफन करते हैं। 4 में से 3 बेटियों को हुजूर ने ख़ुद दफन किया, अपने बेटों को ख़ुद दफन किया, अपने चचा की ज़िंदगी सामने कलेजा निकाल के चबा लिया। पूरी ज़िंदगी तकालीफ से इबारत। और हुजूर क्या कह रहे हैं कि तकलीफ़ दे दिन कौन सा है? ताइफ का। इसका मतलब हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ताइफ में क्या हुआ है। हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो किताबों से आप तक पहुंचा है वो मुकम्मल नहीं पहुंचा। वो अगर ये अल्लाह के नबी का ये कहना कि ये तकलीफ़ दे दिन है, आप बताओ, मैं बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वालिद का इंतकाल, वालिदा का इंतकाल, ज़ौजा का इंतकाल, बेटी का इंतकाल, कोई तकलीफ़ दे दिन नहीं है। तो तकलीफ़ दे दिन ताइफ का है। हमें ताइफ का क्या पता है कि पत्थर मारे, कि हुजूर के टखने से खून निकला, चप्पल में चपक गया, चप्पल नहीं उतर रही थी। ये हमने ये सुना है ना। जिब्राइल जब आते हैं तो क्या कहते हैं? हुजूर आप हुक्म करें मैं इनको तबाह बर्बाद कर दूं, आबादी को। हुजूर ने क्या हाथ उठाए? ये नहीं, इनकी आने वाली नस्ल ईमान ले आएगी, ये कसूरवार नहीं है। और अल्लाह के नबी ने हिदायत की दुआ के हाथ उठाए हाथ। तकलीफ दे दिन कितना ज़्यादा है, उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने हाथ कौन से उठाए? हिदायत के, दुआ के। बद्दुआ दी किस बेसिस पे? क्योंकि अल्लाह के नबी को पता था कि ये अपने माहौल की जद में आ गए। अब एक 7 साल का बच्चा अगर अल्लाह के नबी को पत्थर मार रहा है और बुरे अलकाबात से पुकार रहा है, तो अल्लाह के नबी को मालूम है ना कि ये मेरा बेटा 7-6 साल का है, मैं उसको बोलूं बेटा इसको गाली देनी है, वो उसको गाली देगा। उसको थोड़ी पता है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। हमारे नबी का ये कैरेक्टर है। तकलीफ दे दिन जिन लोगों ने गुजारा है ना, अल्लाह के नबी ने उनको भी माफ कर दिया। हमारे पे किसी ने क्या तकलीफ दे दी भाई? हमारी कौन सी तकलीफ, हमने कौन सी तकलीफ बर्दाश्त किया बताओ?
अल्लाह के नबी को ये जब जिब्राइल ने आके बताया है कि ये आपका नवासा जिनको आप इतना प्यार करते हैं ना,